बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज हमारा CS201 का लेक्चर नंबर 10 है। लेक्चर 10 से पहले अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। डेव C++ को डाउनलोड एंड इंस्टॉल और उसकी सेटिंग करने की वीडियो का लिंक दिया गया है। और उसके अलावा हमारी रियल 100% अर्निंग वेबसाइट का लिंक दिया गया, जिसको ज्वाइन करके आप रियल अर्निंग कर सकते हैं मंथ में 2 दफ़ा। सो दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 10 से पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको फंक्शंस के बारे में डिटेल से समझाया था कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस को कैसे डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन को कैसे जो है वो कॉलिंग करते हैं। तो आज जो लेक्चर 10 में पहला टॉपिक है वो है जी हेडर फाइल्स। अब हेडर फाइल्स दोस्तों क्या होती हैं? हेडर फाइल्स दोस्तों ये ऐसी फाइल्स होती हैं जिसके अंदर हमारे जो जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, यानी ऐसे फंक्शन जो पहले से बने बनाए पहले से रेडीमेड बने हुए हैं, वो जितने भी फंक्शंस हैं उन फंक्शंस की कोडिंग हमारे बैकएंड पे इस डेव C++ के बैकएंड पे जो भी आप IDE यूज़ कर रहे हैं उस IDE के बैकएंड पे जिन फाइल्स के अंदर वो कोडिंग स्टोर है हमारे बिल्ट इन फंक्शंस की, उन फाइल्स को हम कहते हैं हेडर फाइल्स। और हर हेडर फाइल्स के अंदर स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज़ के जो है वो कोड्स होते हैं, और जब आपने वो फंक्शनैलिटीज़ यूज़ करनी होती हैं तो आप सिंपली उस स्पेसिफिक हेडर फाइल को जो है वो इंक्लूड कर लेते हो, ठीक है। और अगर आप उस हेडर फाइल को यूज़ इंक्लूड मत नहीं करोगे तो आप उसके रिलेटेड जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ हैं बिल्ट इन वो यूज़ नहीं कर सकोगे। नेक्स्ट दोस्तों हेडर फाइल्स के अंदर एक और नेक्स्ट चीज़ आती है, और हेडर फाइल को डिफाइन करने का तरीका क्या होता है कि किसी भी हेडर फाइल को डिफाइन करने के लिए आप लिखते हो हैश इंक्लूड, आगे लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर अपनी उस हेडर फाइल का नाम लिखते हो। इसके अलावा दोस्तों C++ के अंदर अगर आपने अपने किसी वेरिएबल को, मतलब आपका कोई वेरिएबल है और आप चाहते हो उस वेरिएबल को मैंने इस पूरे प्रोग्राम के अंदर उसकी वैल्यू कांस्टेंट कर देनी है, यानी उसकी वैल्यू कभी भी चेंज ना हो पूरे इस प्रोग्राम के अंदर, दोस्तों वो हम कैसे करते हैं? उसके लिए हम लिखते हैं सिंपली हैश डिफाइन और आगे अपने वेरिएबल का नाम देते हैं। लेट्स से आपने एक पाई वेरिएबल, पाई होता है ना, पाई जिसकी वैल्यू होती है 3.142, लेट्स से आप चाहते हो पाई एक वेरिएबल है PI पाई, और आपने कहा उसकी वैल्यू 3.142 सेट कर दो। अब सिंपली आपने जब ऐसे कर देना ना तो अब इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कभी भी इस पाई वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो जब भी आपने पाई की वैल्यू यूज़ करनी होगी तो सिंपल आप क्या करोगे? PI, यानी ये जो आपने नाम यूज़ किया PI, ये आप सिंपली यूज़ कर लिया करोगे। तो यहाँ पे आप कोई भी नाम जो है वो रख सकते हो। तो इस तरह आप कोई भी वेरिएबल जो है हैश डिफाइन के साथ उसका नाम और उसकी वैल्यू बताकर उसको कांस्टेंट बना सकते हो। तो अगर मैं कंपाइल करके दिखाऊं तो ये देखो ये बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वर्क कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं स्कोप ऑफ द आइडेंटिफायर्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है जी स्कोप ऑफ द आइडेंटिफायर्स। अब स्कोप ऑफ द आइडेंटिफायर्स का क्या मतलब होता है दोस्तों? आइडेंटिफायर कहते हैं वेरिएबल्स को, यानी वो नाम्स वेरिएबल्स को, फंक्शंस के नेम्स को, या सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो आइडेंटिफायर्स कहते हैं अपने इस C++ के प्रोजेक्ट के अंदर या इस पूरी फाइल के अंदर आप जो जो नाम खुद डिफाइन करते हो ना, वो वेरिएबल का नेम हो सकता है, वो जो है वो किसी फंक्शन का नेम हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अदर नेम हो सकता है जो भी आप डिफाइन करते हो, वो किसी एरे का नेम हो सकता है, वो किसी स्ट्रक्चर का नेम हो सकता है, वो किसी क्लास का नेम हो सकता है। तो जितने भी दोस्तों आप नेम डिफाइन खुद करते हो ना C++ के अंदर, उनको हम कहते हैं आइडेंटिफायर्स। अब उन आइडेंटिफायर्स का दोस्तों एक स्कोप होता है, ठीक है। स्कोप कहते हैं रेंज को, ये यानी वो कहाँ तक यूज़ किया जा सकता है। जैसे जो चीज़ पाकिस्तान में बनेगी उसका स्कोप सिर्फ पाकिस्तान की हद तक होगा, यानी वो सिर्फ पाकिस्तान की बाउंड्री तक ही यूज़ हो सकती है, उसका कानून पाकिस्तान में सिर्फ लागू होगा, अदर कंट्रीज़ में लागू नहीं होगा। और जो दोस्तों जो रूल पूरी वर्ल्ड के लिए बनता है, पूरी दुनिया के लिए बनता है, उसका स्कोप पूरी दुनिया के लिए होता है, यानी वो पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो स्कोप जो है वो उसका होता है, और वो चीज़ अप्लाई होती है पूरी ओवरऑल दी वर्ल्ड के ऊपर। यही दोस्तों होता है आइडेंटिफायर का भी प्रोग्रामिंग के अंदर, कि जो चीज़ आप जितने लेवल में क्रिएट करते हो ना, जिस बॉडी में क्रिएट करते हो उसका स्कोप सिर्फ उसी बॉडी के अंदर होता है। अब मान लो दोस्तों आपने एक वेरिएबल बनाया इंट आई के नाम से। अब ये जो इंट आई वेरिएबल है दोस्तों आपने कहाँ बनाया इसको? किस बॉडी में? इस मेन की बॉडी के अंदर। सो दोस्तों आई वेरिएबल का स्कोप सिर्फ इस मेन की बॉडी के अंदर होगा, आप इस मेन की बॉडी से बाहर निकलकर इस आई वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। समझ आई बात की? तो सो यही होता है स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर। इसी तरह मान लो कि आपने यहाँ पे बिल्कुल आज़ाद एक वेरिएबल बना लिया इंट x = 10, ठीक है। तो अब इस x का स्कोप कहाँ तक है? इस s का स्कोप दोस्तों इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर है। क्यों? क्योंकि मैंने इस x वेरिएबल को किसी स्पेसिफिक बॉडी के अंदर क्रिएट नहीं किया। तो जब आप किसी भी चीज़ को किसी स्पेसिफिक बॉडी के अंदर क्रिएट नहीं ना करते तो उसका स्कोप पूरे प्रोजेक्ट में हर जगह पे होता है, उसको आप हर जगह पे एक्सेस कर सकते हो। तो ऐसे वेरिएबल्स या ऐसे आइडेंटिफायर्स जिनको आप विदाउट एनी बॉडी क्रिएट करते हो, यानी किसी बॉडी में क्रिएट नहीं करते, उनको हम कहते हैं ग्लोबली वेरिएबल्स। क्या कहते हैं? ग्लोबली डिफाइन, ग्लोबली डिफाइन
या ग्लोबली वेरिएबल कहते हैं, ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। और ये जो आप किसी बॉडी के अंदर क्रिएट करते हो ना, इनको हम कहते हैं लोकली डिफाइन या लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल्स या आइडेंटिफायर्स, लोकल वेरिएबल्स। सो ये फर्क होता है। तो लोकल वेरिएबल जिस बॉडी में क्रिएट होते हैं सिर्फ उसी बॉडी में यूज होते हैं, और जो ग्लोबल डिफाइन वेरिएबल होते हैं वो हर जगह यूज किए जा सकते हैं। चलें जी, ये स्कोप ऑफ द आइडेंटिफायर्स मैंने आपको डिटेल से समझा दिया। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक कौन सा आ रहा है जी। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है दोस्तों फंक्शंस। अब फंक्शंस मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि फंक्शंस क्या होते हैं। एक पीस ऑफ कोड होता है, एक सब टास्क होते हैं जो आप अपनी बड़ी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके फिर उनको जो है वो सॉल्व करते हो विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। अब फंक्शंस कैसे बनाए जाते हैं उसके लिए रिटर्न टाइप हम लिखते हैं। लेट्स से मान लें आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे सबसे पहले रिटर्न टाइप की जगह पे आप कोई भी रिटर्न टाइप दे सकते हो, यानी वाइड हो सकती है आपकी, वो इंट हो सकती है, कैर, वार्चर, कुछ भी, सॉरी वार्चर कह रहा हूँ, स्ट्रिंग हो सकती है, कैर हो सकती है, बूलियन हो सकती है, कुछ भी डाटा टाइप हो सकती है। लेकिन कब कौन सी डाटा टाइप लगाते हैं वो मैं आपको भी बताता हूँ। सबसे पहले हमने वाइड लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने फंक्शन का नेम बताते हैं। लेट्स से मैंने फंक्शन का नेम रख लिया जी टेस्ट, और इस फंक्शन के नेम के अंदर लेट्स से मैंने इस फंक्शन के अंदर मैंने एक इंट और x नाम का वेरिएबल बनाया जिसकी मैंने वैल्यू जो है वो 10 सेट कर दी, x इक्वल टू 10। सो अब इस x का स्कोप किसके अंदर है, सिर्फ इसी टेस्ट फंक्शन के अंदर, क्योंकि आपने इस x वेरिएबल को इस टेस्ट की बॉडी के सिर्फ अंदर बनाया था। सो इसका स्कोप सिर्फ इसी बॉडी के अंदर है। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने किया सी आउट, और आपने कहा बैकस्लैश n, और आपने यहाँ पे क्या दिया, वैल्यू ऑफ x, ठीक है। और उसके बाद आपने x की वैल्यू जो है वो प्रिंट कर दी। अब दोस्तों इस फंक्शन को मुझे कॉल करना, यानी इसको एग्जीक्यूट करना। तो दोस्तों जिस भी फंक्शन को आपने एग्जीक्यूट करना होता है आप उसका नाम बता के उसको ऐसे इस तरह से कॉल कर लेते हो। तो इस तरह से फंक्शन का नाम बताते हैं, अगर राउंड बस लास्ट में सेमीकोलन। तो ये दोस्तों आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो, इस कॉलिंग को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सिंपल कॉलिंग। क्या कहते हैं, सिंपल कॉलिंग, सिंपल कॉलिंग, ठीक है, सिंपल कॉलिंग। अब मैं इसको कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ, और ये देखें यहाँ पे आपको वैल्यू नजर आ रही है, वैल्यू ऑफ x 10, ठीक है। चलें जी, ये सिंपल कॉलिंग आपने निकाल ली। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी कॉल बाय वैल्यू। अब ये कॉल बाय वैल्यू क्या चीज़ होती है, कॉल बाय वैल्यू दोस्तों ये होता है, मान लो कि आपने जो टेस्ट नाम का फंक्शन बनाया ना, इसके अंदर ये जो आप वैल्यू x की डिफाइन किया आपने खुद, आप चाहते हो ये वैल्यू यहाँ पे डिफाइन ना हो, बल्कि मैं जो है आप चाहते हो मैं यहाँ पे मेन के अंदर ना, मेन के अंदर ही इसको कोई वैल्यू भिजवाऊँ। तो यानी अगर आप चाहते हो, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ओके, आप चाहते हो कि मैंने इस टेस्ट नाम के फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, और यहाँ से इसको कोई वैल्यू भिजवाता हूँ। लेट्स से मैंने इसको यहाँ से कोई वैल्यू भिजवाई 10, ठीक है। तो जब दोस्तों आप किसी फंक्शन को कॉल करो और उसको साथ कोई भी वैल्यू भिजवाओ, वो वैल्यू किसी भी टाइप की हो सकती है, इंट, फ्लॉट, कैर, स्ट्रिंग, बूलियन, किसी भी टाइप की हो सकती है। सो आप यहाँ से जब खुद वैल्यू किसी फंक्शन को कॉल के दौरान भिजवाते हो तो उसको हम कहते हैं कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू, सॉरी वैल्यू, ठीक है। तो ये होगा कॉल बाय वैल्यू, यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया और उसको साथ वैल्यू भी भिजवाई। अब ये दोस्तों जो आप वैल्यू भिजवा रहे हो ये ऊपर जाके कहाँ हासिल हम गेट करते हैं, ये ऊपर जाके दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे हमने अपने फंक्शन को डिफाइन किया हुआ ना, ये फंक्शन के नाम क्या है, ये जो राउंड ब्रेसेस हैं, इन राउंड ब्रेसेस के अंदर आप बनाते हो आर्गूमेंट्स, ठीक है। क्या बनाते हो, आर्गूमेंट्स। वो आर्गूमेंट्स क्या है, बेसिकली इज अ वेरिएबल, आर्गूमेंट्स इज अ वेरिएबल इन विच टेक वैल्यू फ्रॉम कॉलिंग द कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये जो कॉल बाय वैल्यू के अंदर वैल्यू भिजवाई थी ना, ये आपने ऊपर जाके यहाँ पे उसको हासिल करना है। तो आपने किस टाइप की वैल्यू भिजवाई है, इंट टाइप की। तो ऊपर आगे आपने डाटा बतानी है वो वाली जिस टाइप की आपने वैल्यू भिजवाई, और उसके बाद उसके लिए आपने एक वेरिएबल बनाना है जिसमें आप वैल्यू स्टोर करोगे। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया a नाम से। अब ये जो मेरी वैल्यू है ये 10 ऊपर जाके इस a नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गई है। तो जिस चीज़ का खास ख्याल रखना वो ये है कि जिस टाइप की वैल्यू भिजवाई है उसी टाइप के ऊपर डाटा पे आपने यूज़ करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो a वेरिएबल है इसको आप इस टेस्ट फंक्शन के अंदर किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हो। इस पूरे टेक्स्ट, ये जो टेस्ट की बॉडी है, टेस्ट फंक्शन की बॉडी, इस पूरी बॉडी में हर जगह इसको एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ मैंने कह दिया वैल्यू ऑफ a, और उसके बाद मैंने कहा a की वैल्यू, ठीक है। अब मैं आपको इसको कंपाइल करके दिखाता हूँ। ये कंपाइल किया और यहाँ पे देखें आपको वैल्यू नजर आ रही है, वैल्यू ऑफ a 10। तो ये दोस्तों कॉल बाय वैल्यू समझ आ गई। अब कॉल बाय वैल्यू के अंदर दोस्तों आप मल्टीपल वैल्यूज भी भिजवा सकते हो। मान लो आपने एक से ज़्यादा वैल्यू भिजवानी, तो एक से ज़्यादा वैल्यू भिजवाने के लिए पहली वैल्यू देन कॉमा, देन दूसरी वैल्यू देन कॉमा, देन तीसरी वैल्यू देन कॉमा, तो इस तरह आप चलते जाओगे। तो लास्ट वैल्यू के बाद कॉमा नहीं आता, ठीक है। तो पहली वैल्यू देन कॉमा देन दूसरी वैल्यू। तो मान लें कि आपने यहाँ पे दो वैल्यू नहीं 3 वैल्यू भिजवा दी, 10, 20 एंड 30, और उसके बाद आपने इनको हासिल करने के लिए दोस्तों इसी तरह ऊपर जाके तरतीब से हासिल करना है। तो पहली वैल्यू के लिए पहला वेरिएबल देन कॉमा, देन उसके बाद अगेन वेरिएबल दूसरा इंट b, और हर दोस्तों ये जो आप वेरिएबल बना रहे हो इसको हम आर्गूमेंट्स कहते हैं। पेपर में आपको एमसीक्यू को जा सकता है कि ये जो हम टेस्ट के किसी भी फंक्शन के अंदर यहाँ पे वैल्यू टेक करने के लिए जो वेरिएबल बनाते हैं इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं आर्गूमेंट्स।
और आपको ये एमसीक्यू आ सकता है कि ये जो नीचे से हम वैल्यू भिजवाते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं पैरामीटर्स। क्या कहते हैं? पैरामीटर्स। तो इनको कहते हैं, ये जो आप वैल्यू भिजवा रहे हो इसको कहते हैं पैरामीटर्स। और ये जहाँ पे आप ऊपर जाके हासिल कर रहे हो जिन वेरिएबल्स के अंदर, इनको कहते हैं आर्गुमेंट्स। तो आगे आपने कॉमा लगा के आपने कहा इंट एक और वेरिएबल है, एक और नीचे से वैल्यू आ रही है तीसरी, जो कि आपने इंट सी में स्टोर कर ली। अब दोस्तों जिस टाइप की आप बीच से वैल्यू भिजवाओगे, यानी पहली वैल्यू इंट है तो ऊपर इंट, दूसरी वैल्यू इंट है तो ऊपर इंट, तीसरी वैल्यू इंट है तो ऊपर इंट। अगर नीचे डाटा भी यहाँ पे चेंज होती है, मान लो कि यहाँ पे आपने एक और वैल्यू भिजवाई लेट्स से कैरेक्टर टाइप की, या लेट्स हमने के भिजवा दिया, और उसके बाद आपने एक स्ट्रिंग वैल्यू भिजवाई, मान लो कि आपने यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू भिजवा दी जैसे माहम, ठीक है, लेट्स से ये आपने एक वैल्यू भिजवा दी। अब इन वैल्यूज को ऊपर हासिल करने के लिए इसी तरतीब से आपने हासिल करना है। तो पहली वैल्यू इंट टाइप की है, सो इंट ए, दूसरी वैल्यू कैरेक्टर टाइप की है, सो यहाँ पे आपने लिख देना कैर बी, उसके बाद तीसरी वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की है, तो ऊपर आपने लिख दिया स्ट्रिंग सी, स्ट्रिंग सी, ठीक है। अब इन वैल्यूज को ऊपर डिस्प्ले करने के लिए आपने सिंपली जो है वो इस तरह से इन वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए ए, देन आपने कहा एक स्पेस दो, फिर उसके बाद आपने कहा बी की वैल्यू, देन उसके बाद आपने कहा एक स्पेस दे के, देन उसके बाद आपने कहा सी की वैल्यू डिस्प्ले कर दो। तो इस तरह आपने तीनों वैल्यू जो है वो डिस्प्ले कर दी हैं। कंपाइल करता हूँ और यहाँ पे देखें आपको तीनों वैल्यूज नजर आ रही हैं 10 के एंड माहम। ओके जी, डन। तो ये था पैरामीटर्स। मैंने आपको दिखा दिया पैरामीटर्स क्या होते हैं, यही बता दिया आर्गुमेंट्स किनको कहते हैं, यही बता दिया कॉल बाय वैल्यू क्या होती है, एक से ज़्यादा मरतबा वैल्यूज कैसे भिजवाते हैं, डिफरेंट टाइप की वैल्यूज कैसे भिजवाते हैं, वो सारा कुछ मैंने आपको सिखा दिया। अब दोस्तों ये था कॉल बाय वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास एक होता है कॉल बाय वेरिएबल। कॉल बाय वेरिएबल क्या होता है? कॉल बाय वेरिएबल ये होता है कि मान लो कि आपने यहाँ पे जो वैल्यूज भिजवानी है ना, यानी जो ये यहाँ से जो पैरामीटर्स भिजवानी है, ये आपने डायरेक्ट वैल्यूज नहीं भिजवानी, बल्कि आपने पहले यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बनाए। आपने कहा इंट आई इक्वल टू 10, और उसके बाद आपने कहा कैर डी इक्वल टू, और आपने कहा के, ठीक है। इस तरह से आपने वेरिएबल को डिफाइन कर दिया। कुछ मेन के अंदर आपने पहले वेरिएबल्स डिफाइन किए है, और उसके बाद आपने कहा स्ट्रिंग, आपने एक वेरिएबल बना लिया लेट्स से ई नाम से, और आपने कहा इक्वल टू और आपने लेट्स से कह दिया अली, ठीक है जी, अली। समझ आ गई? तो इस तरह आपने तीन वेरिएबल बना लिए जिनमें आपने तीन वैल्यूज जो है वो स्टोर कर दी। अब ये वैल्यूज आप यूजर से भी ले सकते हो, यानी इन आई डी और ई वेरिएबल के अंदर वैल्यू लेके यूजर से लेके भी आप रख सकते हो और खुद भी दे सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपने क्या किया, आपने कहा मैंने टेस्ट फंक्शन को कॉल करना है और उसको ये तीन वैल्यूज भिजवानी है आई डी और ई की। तो आपने सिंपली रख दिया आई कॉमा डी कॉमा ई, यानी जिन जिन वेरिएबल्स की आपने वैल्यूज भिजवानी थी उन तमाम वेरिएबल्स को आपने इस टेस्ट फंक्शन के अंदर पास कर दिया। सो चाहे आप दोस्तों वैल्यूज खुद भिजवाओ, यानी डायरेक्टली वैल्यू भिजवाओ, या उन वैल्यूज को किसी वेरिएबल में स्टोर करके या यूजर से लेकर वेरिएबल में स्टोर करके देन उन वेरिएबल्स को भिजवाओ अगर फंक्शंस को, तो अभी भी इनको क्या कहेंगे, ये अभी भी पैरामीटर्स ही हैं, लेकिन इसका नाम चेंज हो गया। ऊपर क्या था, आप जब डायरेक्ट वैल्यूज भिजवा रहे थे तब ये कौन सी कॉलिंग थी, कॉल बाय वैल्यू। अब दोस्तों चूंकि आप वैल्यू डायरेक्ट नहीं भिजवा रहे बल्कि आप वेरिएबल में स्टोर करके देन वेरिएबल्स के जरिए भिजवा रहे हो, सो इनको हम कहते हैं कॉल बाय वेरिएबल, कॉल बाय वेरिएबल, ठीक है, कॉल बाय वेरिएबल। अब इनको ऊपर हासिल करने के लिए वही तरीका सिंपल कि पहले वेरिएबल की वैल्यू जिस टाइप की होगी ऊपर जाके उस टाइप का आपने एक वेरिएबल बनाना है। पहले जैसे यहाँ पे आई की वैल्यू, आई के अंदर जो वैल्यू इंट टाइप की है, सो यहाँ पे आपने ऊपर जाके इंट ए बना लिया। उसके बाद नीचे डी की वैल्यू कैरेक्टर टाइप की है तो ऊपर आपने कैट बी बना लिया। उसके बाद ई की स्ट्रिंग टाइप की तो आपने स्ट्रिंग सी बना लिया। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप ये जिस टाइप की यहाँ पे वेरिएबल नीचे से टाइप की पास की हैं, ऊपर भी आप इसी टाइप की वेरिएबल बना सकते हो। लेट्स से पहला आई है तो आपने पहला वेरिएबल आई बनाया, फिर उसके बाद दूसरा डी है तो आपने डी बना लिया, तीसरा जो है वो ई है तो आपने ई बना लिया। दोस्तों एक सेम बॉडी के अंदर सेम नाम के वेरिएबल आप नहीं बना सकते, लेकिन दो डिफरेंट बॉडीज के अंदर, जैसे ये मेन एक अलग बॉडी है, ये टेस्ट एक अलग बॉडी है, सो दो डिफरेंट बॉडीज के अंदर आप सेम नाम के जो है वेरिएबल्स या आइडेंटिफायर्स क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ पे आप पहला वेरिएबल है आई तो यहाँ पे आपने आई लिख दिया, उसके बाद डी है तो आपने डी लिख दिया, और उसके बाद ई है तो आपने यहाँ पे ई लिख दिया। तो ये होता है दोस्तों कॉल बाय वेरिएबल, जिसमें आप अपनी वैल्यूज जो है वो पहले वेरिएबल में स्टोर करते हो, देन उन वेरिएबल्स के थ्रू आप वैल्यूज जो है वो पास करते हो किसी भी फंक्शंस को। तो ये होता है कॉल बाय वेरिएबल। अब मैं इसको कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पे देखें आपको नजर आ रहा है अभी भी वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो रही है 10 के एंड अली। ओके जी, डन। तो ये था कॉल बाय वेरिएबल। नेक्स्ट दोस्तों क्या था, कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जी कॉल बाय रेफरेंस, जो कि इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। सो यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस ये होता है दोस्तों कि मान लें कि आपने यहाँ पे ये वेरिएबल्स हैं, आपने अपनी वैल्यू जो है वो वेरिएबल में स्टोर की, और देन आप चाहते हो अब मैं कॉल बाय रेफरेंस करना चाहता हूँ। तो दोस्तों कॉल बाय वेरिएबल कॉल बाय रेफरेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है।
ठीक है। तो मान लीजिए आपने जिस फंक्शन को कॉल करना था आपने उस फंक्शन को कॉल किया और आपने उसको जो वेरिएबल्स की वैल्यू भिजवानी थी उन तमाम वेरिएबल्स को पास कर दिया, तो आई कॉमा डी कॉमा ई, ठीक है। और तो ये हो गया कॉल बाय रेफरेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉल बाय वेरिएबल में भी तो हमने ऐसे ही किया था, अब ये कॉल बाय रेफरेंस कैसे हो गया। तो दोस्तों कॉल बाय वेरिएबल कॉल बाय रेफरेंस में जो है मैंने आपको जैसे कि बताया सिर्फ थोड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस कहाँ पे आएगा, वो डिफरेंस दोस्तों यहाँ पे आएगा जहाँ पे आपने ये वैल्यूज हासिल करने के लिए ये जो आर्गूमेंट्स बनाए हुए हैं ना, इन हर आर्गूमेंट के लेफ्ट साइड पे, यानी लेट्स से ये पहला आर्गूमेंट है आई, दूसरा है डी, तीसरा है ई, तो हर आर्गूमेंट के दोस्तों लेफ्ट साइड पे आपने ये एंड ऑपरेटर लगा देना। एंड ये एंड ऑपरेटर होता है ना, ये आपने इसे कहते हैं रेफरेंस ऑपरेटर। क्या कहते हैं, रेफरेंस ऑपरेटर। तो ये रेफरेंस ऑपरेटर आपने लगा देना। तो अब क्या होगा दोस्तों, अब ये जो आई डी और ई के नीचे से वैल्यूज आ रही है ना, ये वैल्यूज नहीं जाएंगी डायरेक्टली, बल्कि क्या जाएंगे, इनके एड्रेस जाएंगे ऊपर। क्या जाएंगे, इन वेरिएबल्स के ऊपर एड्रेस जाएंगे। और जब एड्रेस जाएंगे ना तो दोस्तों उन एड्रेस की हेल्प से वैल्यूज को हासिल करना बहुत हमारे लिए ईजी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कॉल बाय वेरिएबल कॉल बाय रेफरेंस में देखो सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ये कि ऊपर आर्गुमेंट्स के हर आर्गुमेंट के शुरू पे सिर्फ ये रेफरेंस ऑपरेटर हम लगाते हैं, ठीक है। बस इतना काम करते हैं तो ये कॉल बाय रेफरेंस बन जाता है। अब कॉल बाय वेरिएबल कॉल बाय रेफरेंस में दोस्तों फायदा ज़्यादा किसमें है, ज़्यादा फायदा है कॉल बाय रेफरेंस में। वो क्यों, कॉल बाय वेरिएबल में दोस्तों काम जो है वो सुस्त हो जाता है, कॉल बाय रेफरेंस में काम हमारा स्पीडी होता है, ठीक है। और कॉल बाय रेफरेंस में काम इतना एफिशिएंट और इफेक्टिव नहीं होता जितना कॉल बाय रेफरेंस में हमारा काम ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। ठीक है, समझ आई। चलें, ये था दोस्तों डिफरेंट कॉलिंग, सिंपल कॉलिंग, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वेरिएबल, कॉल बाय रेफरेंस। चलें, ये मान लिया कि हमने ये सारा कर दिया। चलें, इन सारी चीज़ों को मैं अब हटा देता हूँ और सॉरी एक मिनट हारें, मैंने इसको कंपाइल तो करके नहीं आपको दिखाया, ये कंपाइल किया इसको और ये देखें अभी भी आपको वैल्यूज नज़र आ रही है 10 K एंड एल। समझ आ गई। चलें जी, बढ़िया हो गया। अब दोस्तों लास्ट पे ये लेक्चर हमारा 10 जो है वो यहाँ पे होता है एंड, लेकिन हमारा ये जो रिटर्न टाइप वाली चीज़ है ये रहती है, अभी वो मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद फिर एंड करते हैं, फिनिश करते हैं अपनी चीज़ को। चलें, बढ़िया हो गया। अब दोस्तों मान लें कि यहाँ पे एक मिनट हारें ज़रा, ओके। चलें, बढ़िया हो गया। अब मान लें दोस्तों आपने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया इंट ए नाम से, जिसके अंदर आपने वैल्यू स्टोर कर दी 10, ठीक है। और देन आपने एक और यहाँ पे वेरिएबल बना लिया कॉमा बी इक्वल टू 20, ठीक है। अब दोस्तों मान लो कि आप चाहते हो ये दोनों वैल्यूज जो है, इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू मैंने टेस्ट नाम के फंक्शन को पास करनी है, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या किया, आपने टेस्ट फंक्शन को कॉल किया और उसको क्या भिजवा दिया, आपने ए कॉमा बी की वैल्यू भिजवा दी, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज को ऊपर हासिल करने के लिए आपने दो आर्गुमेंट्स बनाए। अब दोनों वेरिएबल की डाटा क्या है, इंट। सो आपने यहाँ पे पहला बनाया इंट ए कॉमा इंट बी, ओके। और देन आपने क्या किया, आपने यहाँ पे ये कर दिया कि आपने यहाँ पे कहा इंट सम इक्वल टू 0 एंड इस सम वेरिएबल के अंदर आपने क्या किया, सम इक्वल टू ए प्लस बी, यानी ये जो ए और बी के अंदर नीचे से वैल्यूज आई थी उन दोनों को आपस में ऐड करके आपने सम के अंदर स्टोर कर लिया। उसके बाद आपने क्या किया, सी आउट, और आपने यहाँ पे क्या दिया जी, सम इज, और यहाँ पे आपने सम वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले कर दी, ठीक है। अब कंपाइल करता हूँ इसको और यहाँ पे देखें सम इज 30, ठीक है। 30 कैसे, ये नीचे से दो वैल्यूज गई थी 20 एंड 10, तो 10 प्लस 20 कितना होता है 30, तो 30 डिस्प्ले हो गया। अब मान लो दोस्तों आप चाहते हो ये जो वैल्यूज आप यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हो ना सम की, यानी ये जो आपका फाइनल रिजल्ट है, ये जो आप यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हो, ये फाइनल रिजल्ट आपने यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करना, बल्कि जहाँ पे आपने जिस फंक्शन के अंदर आपने इस टेस्ट फंक्शन को कॉल किया ना, आपने उस फंक्शन के अंदर इस जो है रिजल्ट को डिस्प्ले करना है। तो आपने इस टेस्ट फंक्शन को किस फंक्शन में कॉल किया, तो ये देखें ये मेन फंक्शन में हमने टेस्ट फंक्शन को कॉल किया। सो दोस्तों जिस फंक्शन में हम किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं वो पेरेंट फंक्शन होता है और जिसको कॉल करते हैं वो चाइल्ड फंक्शन होता है। तो मेन फंक्शन ने कॉल किया तो ये पेरेंट फंक्शन है और जिसको कॉल किया टेस्ट फंक्शन है वो चाइल्ड फंक्शन है। तो दोस्तों हम चाहते हैं ये जो आउटपुट है ना, ये फाइनल रिजल्ट मेरे पेरेंट फंक्शन में आउटपुट डिस्प्ले हो। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ये रिटर्न टाइप का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपने इस सम के अंदर जो भी आउटपुट आई है ना, इसको आप चाहते हो ये वापस से रिटर्न हो जाए। तो यहाँ पे देखो ये जो आपका फाइनल आंसर है वो किस में स्टोर है, इस सम वेरिएबल के अंदर। तो दोस्तों एक और ये भी बात याद रखिएगा कि किसी भी फंक्शन के अंदर एक वक्त में सिर्फ एक ही वैल्यू जो है वो रिटर्न होती है, एक ही सिंगल वैल्यू रिटर्न होती है। तो मान लो आपने ये जो सम वेरिएबल के अंदर जो भी फाइनल आंसर आई आप चाहते हो रिटर्न हो जाए, तो रिटर्न करने के लिए आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे रिटर्न
हम लिखते हैं रिटर्न कीवर्ड, और रिटर्न के आगे जो भी वैल्यू आपने रिटर्न करनी है, लेट्स से आपने कोई खुद से वैल्यू रिटर्न करनी है 50, तो वो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आप किसी वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न करनी है तो आप सिंपल लिखोगे रिटर्न सम। ओके, तो क्या होगा, रिटर्न कीवर्ड के साथ दोस्तों ये जो सम की वैल्यू है ना, ये रिटर्न हो जाती है, यानी वापस चली जाएगी कहाँ पे, जिस जगह पे आपने इस टेस्ट फंक्शन को कॉल किया। तो आपने किस लाइन पे कॉल किया, आपने ये देखिए ये टेस्ट फंक्शन को यहाँ पे लाइन नंबर 13 पे कॉल किया, तो ये जो सम की वैल्यू है ना, ये वापस रिटर्न होकर कहाँ पे आ जाएगी, इस लाइन के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों जिस टाइप की आप वैल्यू रिटर्न करते हो ना, वो वाली टाइप यहाँ पे हम शुरू पे लगाते हैं। अब आप सम के अंदर किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करने लगे, तो सम के अंदर किस टाइप की वैल्यू है, इंट टाइप की। तो यहाँ पे आपने दोस्तों अब जरा गौर से सुनिएगा, अगर आपने अपने फंक्शन की कोई भी वैल्यू रिटर्न ना करनी है, जैसे मैं पहले कर रहा था, इससे पहले जितने भी मैंने आपको प्रोग्राम करे अभी भी करके दिखाया, उसमें मैं कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं था कर रहा। सो दोस्तों अगर आपने कोई भी वैल्यू रिटर्न ना करनी हो तो आप फंक्शन के शुरू पे कौन सी रिटर्न टाइप लगाते हो, वाइड लिखते हो, अगर आपने कुछ भी रिटर्न ना करना हो। लेकिन दोस्तों अगर आपने कुछ रिटर्न करना हो तो जिस टाइप की वैल्यू आप रिटर्न करने लगे हो वो वाली डाटा टाइप यहाँ पे शुरू पे लगाते हैं। तो यहाँ पे सम की वैल्यू किस टाइप की है जो आप रिटर्न करने लगे हो, तो सम के अंदर जिस इंट टाइप की जो है वैल्यू है, तो यहाँ पे आप सिंपली लिख दिया इंट। तो ये मतलब है इसका कि आपने इंट टाइप की वैल्यू जो है वो वापस रिटर्न करनी है। तो अब यहाँ पे सम की वैल्यू रिटर्न होकर जो है वो इस लाइन पे आ जाएगी। तो इस लाइन पे जब आएगी दोस्तों, इस लाइन पे जो वैल्यू आएगी वापस उसको हासिल करने के लिए यहाँ पे आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा उस वैल्यू को हासिल करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लो, लेट्स से कॉमा, और आपने बना लिया जी इक्वल टू 0। तो आपने यहाँ पे जी नाम का वेरिएबल बना लिया जिसमें आपने जीरो से निश्चित से जिसको कर दिया। और दोस्तों जब भी किसी फंक्शन के अंदर वैल्यू रिटर्न होकर वापस आती है ना, तो उसके लेफ्ट साइड पे हम जो है वो एक वेरिएबल बनाते हैं उसकी वापस आने वाली वैल्यूज को हासिल करने के लिए। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने करना होता है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी वो आके यहाँ पे इस तरह इस लेफ्ट साइड पे इस ये जो भी आप यहाँ पे वेरिएबल दोगे उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हुई वैल्यू आप यहाँ पे सिंपली डिस्प्ले कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे कह दिया सम इज, और यहाँ पे आपने सिंपली उस सम की वैल्यू किसमें पड़ी हुई है, जी के वेरिएबल के अंदर आपने वो डिस्प्ले कर दी, कंपाइल किया, और यहाँ पे देखें सम इज 30। तो इस तरह से हम कोई भी वैल्यू जो है वो रिटर्न कर सकते हैं। अब दोस्तों मान लो कि आप चाहते हो कि मैंने ये जो इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना, यानी ये जो वैल्यू वापस रिटर्न हो गई यहाँ पे इस जगह पे आई है ना, उसको मैंने किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करना बल्कि डायरेक्ट डिस्प्ले करना है। दोस्तों वो भी आप कर सकते हो। वो कैसे बोला, उसके लिए सिंपली आपने ये जो एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाई आप मत करो, और आपने ये जो एक्स्ट्रा काम किया ये भी मत करो। ये जो आपने ये किया ना, इसको कट करो यहाँ से ये पूरी चीज़, और इसको जहाँ पे आपने ये लिखा ना सी आउट, और सी आउट के अंदर सिंपली इस फंक्शन को डाल दो, ये लो ऐसे। तो दोस्तों अगर आप किसी सी आउट के अंदर किसी फंक्शन को जो है वो डायरेक्टली लिख देते हो, यानी किसी फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर देते हो, तो इसका और ये तब करते हैं जब ऊपर से कोई वैल्यू रिटर्न होकर वापस आ रही हो। अगर कोई भी वैल्यू रिटर्न होकर ऊपर से नहीं आ रही तो फिर आप किसी भी फंक्शन को सी आउट के अंदर रिटर्न कॉल नहीं कर सकते। तो अगर दोस्तों आपने सी आउट के अंदर किसी फंक्शन को कॉल किया है तो तब करते हैं जब कोई वैल्यू ऊपर से रिटर्न होकर आएगी। तो जब ये ऊपर से कोई जो भी वैल्यू रिटर्न होकर आएगी ना, तो जब वो यहाँ पे आके पुट होगी ना, यानी इस जगह पे जहाँ पे आपने कॉल किया इस जगह पे आके वो वैल्यू जो है वो 30 जो भी आंसर होगा वो यहाँ पे आके पुट हो जाएगा। जैसे ही पुट होगा तो सी आउट के साथ वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट तरीका है। चलें, बढ़िया हो गया। तो अब इसको मैं कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पे देखें अभी भी आपको जो है वो आंसर डिस्प्ले स्क्रीन पे हो रहा है। तो ये दोस्तों तमाम कंसेप्ट्स फंक्शन के रिलेटेड के फंक्शन के अंदर आइडेंटिफायर्स की स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, हेडर फाइल्स क्या होती हैं, फंक्शंस कॉल बाय वैल्यू, सिंपल कॉलिंग, कॉल बाय वेरिएबल, कॉल बाय रेफरेंस, रिटर्न टाइप क्या होती है, और रिटर्न वैल्यू हम किस तरह से करते हैं, और उसको कितने मेथड्स हैं जिनके जरिए हम वैल्यू जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।